हेलो दोस्तों, 1 जनवरी 2024 का दिन जापान के लोग कभी नहीं भूलेंगे। साल के पहले ही दिन एक 7.6 मैग्नीट्यूड के अर्थ ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. वेस्टर्न जापान में तबाही सामने आने लगी जब एक पावरफुल अर्थक्वेक ने देश को हिला दिया, जिसमें कई लोग जान से हाथ धो बैठे। लेकिन ये सिर्फ एक अर्थक्वेक नहीं था, इसके बाद 155 से ज्यादा छोटे बड़े अर्थक्वेक एक ही दिन में सामने आए। मंदिर में 1 मीटर तक सुनामी वेव्स उठ गए और जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने मेजर सुनामी अलर्ट जारी कर दिए। बाद में वार्निंग को डाउनग्रेड कर दिया गया, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। हजारों बिल्डिंग्स गिर गई, हजारों घरों में बिजली चले गई और कई जगह आग तक लग गई। 2 जनवरी तक 2 बड़े सवाल सामने आए। पहला, जापान में इतने ज्यादा अर्थक्वेक्स और सुनामीज क्यों आते हैं, और दूसरा, जापान इन सब डिजास्टर्स को इतने एफिशिएंटली हैंडल कैसे करता है। क्योंकि अगर इतनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक किसी और देश में आता तो शायद हजारों लोग जान गंवा देते, लेकिन जापान में दैट टोल 100 से भी कम रहे। कैसे बचा पाता है जापान अपने आप को इन सब चीजों से, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। इस अर्थक्वेक का नाम रखा गया है 2024 सी ऑफ जापान या नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक। यह हुआ था जापान के नोटो पेनिनसुला रीजन में, एक ऐसा एरिया जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। यह जगह टोक्यो से लगभग 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी उसका असर टोक्यो तक महसूस हुआ। अब पहला सवाल, जापान में इतने अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं? इसका जवाब छुपा है जमीन के नीचे। इस नक्शे को देखिए, यह है दुनिया के 16 बड़ी मेजर टेक्टोनिक प्लेट का नक्शा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? ये जमीन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो अर्थ के क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनती है, जो धीरे धीरे मूव करती हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तब अर्थक्वेक्स होते हैं। इसीलिए वो कंट्री जो इन प्लेट्स के बॉर्डर पे हैं उन्हें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स लगते हैं। जापान की बदकिस्मती यह है कि वो बिल्कुल 4 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट के बीच में आता है। द पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यही सबसे बड़ा रीजन है कि जापान में इतने अर्थक्वेक्स आते हैं। इनमें से पैसिफिक प्लेट में सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी है। इसी के बॉर्डर को कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज मिलते हैं। जैसे इंडियाज और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से नेपाल और नॉर्थ इंडिया में अर्थक्वेक्स आते हैं, वैसे ही पैसिफिक रीजन में भी ये एक्टिविटी चलती रहती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूरोप जैसे एरियाज जो प्लेट के बीच में आते हैं, वहां अर्थक्वेक्स बहुत कम होते हैं। इन प्लेट्स के टकराने का तरीका अलग अलग होता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब दोनों प्लेट्स अलग अलग हो जाती हैं। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जो दोनों साइड से घिसकर निकल जाती है। सबसे डेंजरस कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, और जापान के पास वाली पैसिफिक प्लेट एक कन्वर्जेंट जोन है, जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। इसे सबडक्शन जोन कहते हैं। इसी प्रोसेस में समंदर के अंदर डीप ट्रेंचेस बनते हैं, जैसे कि जापान ट्रेंचेस, जिसकी गहराई 8.4 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट मारियाना ट्रेंच है, 10.9 किलोमीटर डीपेस्ट है। जापान इन ट्रेंचेस के बहुत करीब है, इसीलिए सुनामी वेव्स यहाँ बहुत तेजी से पहुंचती है और वार्निंग देने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। इनफैक्ट जो सुनामी वर्ड है वो भी जापान से ही आया है। सुनामी बनता है सू और नामी से। सू मतलब हड़बड़ और नामी मतलब वेव। दुनिया के अप्रोक्सीमेटली 90% अर्थक्वेक्स इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 75% एक्टिव वोल्केनोज भी यहाँ पाए जाते हैं। इसी वजह से जापान हमेशा डेंजर जोन में रहा है, लेकिन इसी डेंजर ने जापान को डिजास्टर्स मैनेजमेंट में वर्ल्ड लीडर बना दिया है। जापान में बिल्डिंग्स बनाना हो तो इन्हें फॉलो करना पड़ता है स्ट्रिक्ट अर्थक्वेक और प्रूफ स्टैंडर्ड्स। इनके 3 स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे लो वाला है टाइशिन स्टैंडर्ड्स। इसकी रिक्वायरमेंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग हो कि शेकिंग बर्दाश्त कर सके। दूसरा है साइशिन स्टैंडर्ड्स, जो टॉल बिल्डिंग्स के लिए रिक्वायरमेंट है। इन बिल्डिंग्स के लिए डैम्पर्स और रबर लेयर लगाई जाती है जो वाइब्रेशन अब्सॉर्ब करती है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट और एडवांस स्टैंडर्ड्स है मेंशिन स्टैंडर्ड्स। इसमें पूरी बिल्डिंग को जमीन से अलग कर दिया जाता है। नीचे लीड शीट्स और रबर की मल्टीपल लेयर लगाई जाती हैं, ताकि जब जमीन हिले तो बिल्डिंग उसके साथ ना हिले, बल्कि अपनी जगह इंडिपेंडेंटली मूव करे और अंदर के लोगों को हिलने का असर बहुत कम महसूस हो। टोक्यो शहर का फेमस स्काई ट्री टावर भी इसी स्टैंडर्ड से बना है।
जब 2011 का तोहू को अर्थक्वेक आया था जापान में, 9.0 मैग्नीट्यूड था उस वक्त अर्थक्वेक का। उस वक्त भी ये बिल्डिंग बिल्कुल सेफ रही, एक स्क्रैच तक नहीं आया। सुनामी के खिलाफ जापान ने कई एफर्ट्स किए हैं, जैसे कोस्टल फॉरेस्ट, स्टोन डाइक्स और एवोकेशन टावर्स बनाना, वार्निंग सिस्टम और रेगुलर ड्रिल करवाना। ये रेगुलर ड्रिल करवाई जाती है कि सुनामी के केस में क्या करना है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करना है, और सी वॉल्स लगाना है जो उनके 40% कोस्ट लाइन को कवर करते हैं। लेकिन 2011 में ये सी वॉल्स भी सुनामी को नहीं रोक पाए थे। इस वीडियो को देखिए। इस डिजास्टर ने फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट को जन्म दिया। उसमें 20,000 लोगों की जान चली गई। ये जापान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर था। उसके बाद जापान ने अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और स्ट्रिक्ट कर दिए। इसी वजह से 2024 का अर्थक्वेक इतना मैसिव होने के बावजूद उतनी तबाही नहीं ला सका जितनी हो सकती थी। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो मेरी एरिया 51 वाली वीडियो जरूर देखो, इधर क्लिक करके देख सकते हैं। वहां मैंने दुनिया के सबसे सीक्रेट जगह के बारे में एक्सप्लेन किया है, लिंक यहीं पर मिल जाएगा। शुक्रिया दोस्तों।